कोशिका के सेकंड पार्ट में सबसे पहले पढ़ेंगे कि जो कोशिका होती है, कोशिका होती है ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। पहली जो कोशिका होती है वो होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका। दूसरी जो कोशिका होती है वो होती है यूकेरियोटिक कोशिका, यूकेरियोटिक कोशिका। देखो प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? जिसमें केंद्रक एवं जीवद्रव्य दोनों क्या होते हैं? संगठित नहीं होते हैं। वो क्या कहलाएंगी? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं, जिनमें केंद्रक और जीवद्रव्य दोनों संगठित नहीं होते हैं। केंद्रक एवं जीवद्रव्य संगठित नहीं होते हैं, वो कौन सी कहलाएंगी? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक एवं जीवद्रव्य संगठित नहीं होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। यूकेरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं? जिनमें संगठित होते हैं, यानी कि केंद्रक एवं जीवद्रव्य दोनों क्या होते हैं? संगठित होते हैं। वो क्या कहलाएंगी? यूकेरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होते हैं उन्हें पुरानी या आदिम कोशिकाएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इन्हें पुरानी या आदिम कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाओं को पुरानी या आदिम कोशिकाएं कहा जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को पुरानी या आदिम कोशिकाएं कहा जाता है। तो ये कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकेरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जिनमें केंद्रक एवं जीवद्रव्य दोनों संगठित नहीं होते हैं, जिनमें दोनों संगठित होते हैं वो यूकेरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। देखो अभी हम जो कोशिका का पहला पार्ट था उसमें जीवद्रव्य का अध्ययन कर लिया था। केंद्र की बात करें तो अभी हम केंद्र की अध्ययन करेंगे आगे। एक बार आप इसे नोट करें। इसके बाद में हम बात करेंगे जो कोशिका के अंग होते हैं, जो कोशिका के विभिन्न प्रकार यानी कि भाग होते हैं उनकी बात करेंगे। पहला बात करेंगे हम कोशिका भित्ति की। कोशिका भित्ति, ध्यान देंगे कोशिका भित्ति क्या होती है। देखो जो कोशिका होती है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ, कोशिका होती है वो दो प्रकार की वैसी भी होती है। एक तो जंतु कोशिका और एक पादप कोशिका, यानी जंतुओं में पाई जाती है और पादपों में पाई जाती है। तो जो कोशिका भित्ति होती है वो केवल पादपों में पाई जाती है। केवल कहां पाई जाती है? पादपों में, केवल पादपों में पाई जाती है, केवल पादपों में पाई जाती है। कोशिका भित्ति केवल पादपों में पाई जाती है। जो कोशिका भित्ति होती है ये पादपों की क्या करती है? सुरक्षा करती है। पादपों की सुरक्षा करती है। पादपों की क्या करती है? सुरक्षा करती है। तो पादपों की सुरक्षा कौन करता है? कोशिका भित्ति करती है, जो केवल पादपों में पाई जाती है। आगे बात करें कि जो लवक होते हैं, क्या होते हैं? लवक होते हैं, उनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। काइटिन की बनी होती है। लवक होते हैं उनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। और आगे हम बात करें जो जीवाणु होते हैं, क्या होते हैं? जीवाणु, इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो बनी होती है पॉलीसेकेराइड की। पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। तो ये कोशिका भित्ति होगी केवल पादपों में पाई जाती है, पादपों की सुरक्षा करती है। लवक होते हैं उनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। जीवाणु की जो कोशिका भित्ति है वो पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। इसे एक बार नोट करें। इसके बाद दूसरा आता है हमारे पास लवक। क्या आता है? लवक। देखो जो लवक होता है ये भी केवल पादपों में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? पादपों में, केवल पादपों में पाया जाता है।
लवक भी केवल पादप में पाया जाता है। जो लवक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भाई? 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है वर्णी लवक, एक तो होता है वर्णी लवक, एक होता है अवर्णी लवक, अवर्णी लवक होता है, और तीसरा होता है हरित लवक, हरित लवक। देखो जो लवक होते हैं वो केवल पादप में पाए जाते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। देखो जो वर्णी लवक होता है वो लाल रंग का होता है। कैसे रंग का होता है? लाल रंग का होता है। अवर्णी जो लवक होता है वो सफेद रंग का होता है, सफेद रंग का होता है। और जो हरित लवक होता है वो हरे रंग का होता है, हरे रंग का होता है, हरे रंग का होता है। तो ध्यान देंगे जो लवक होते हैं वो केवल पादप में पाए जाते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, वर्णी लवक, अवर्णी लवक, हरित लवक। जो वर्णी लवक होते हैं वो लाल रंग के होते हैं, अवर्णी लवक सफेद रंग के होते हैं, हरित लवक हरे रंग के होते हैं। इसके बाद आगे माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे। इससे पहले आप इसे नोट करें। आगे बात करेंगे हम माइटोकॉन्ड्रिया की। देखो जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी जो खोज हुई थी, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी अल्टमान ने, अल्टमान ने की थी। और कब की थी भाई? 1880 में। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी अल्टमान ने 1880 में। इसका जो नामकरण था वो दिया था बेंदा ने। किसने दिया था भाई? बेंदा ने। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया नाम रखा था बेंदा। और इसके बाद जो एक वैज्ञानिक आया था कोलिकर, कोलिकर, इसने माइटोकॉन्ड्रिया को कहा था बायोब्लास्ट। क्या कहा था? बायोब्लास्ट। तो माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट किसने कहा? कोलिकर ने कहा। माइटोकॉन्ड्रिया नाम रखा बेंदा, रखा बेंदा ने रखा था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी अल्टमान ने की थी। इसके बाद मैं बता दूं जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसे कोशिका का शक्ति ग्रह या बिजली ग्रह, बिजली ग्रह कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह या बिजली ग्रह कहा जाता है। आगे बात करें तो जो एटीपी होती है, एटीपी ऊर्जा, इसका निर्माण भी कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। एटीपी का निर्माण भी कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को एटीपी का केंद्र भी कहा जाता है। एटीपी का केंद्र, एटीपी का केंद्र भी कहा जाता है। एटीपी की फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राई फास्फेट, एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। ध्यान देंगे हम पढ़ रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी अल्टमान ने 1880 में। माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था बेंदा, बेंदा ने दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया को कोलिकर ने बायोब्लास्ट कहा था। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी का निर्माण होता है, इसलिए इसे एटीपी का केंद्र भी कहा जाता है। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। तो ये क्या होता है? हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है। एक बार इसे नोट करें, आगे पढ़ेंगे फिर। आगे बात करेंगे लाइसोसोम की। लाइसोसोम, देखो लाइसोसोम क्या होता है, ध्यान देंगे। लाइसोसोम क्या होता है? जो कोशिका के अंदर अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, कोशिका के अंदर जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, अवशिष्ट पदार्थों को घोलकर नष्ट करता है, नष्ट करता है।
कोशिका के अंदर अपशिष्ट पदार्थों को घोल कर नष्ट करता है लाइसोसोम। दूसरी बात करें तो जो लाइसोसोम होता है वो स्वयं की कोशिकाओं का क्या कर जाता है, भक्षण कर जाता है। स्वयं की कोशिका का भक्षण करता है। इसलिए देखो, स्वयं की कोशिका का भक्षण करता है, इसलिए इसे कहा जाता है आत्मघाती थैली या दूसरी बात बताएं परमाणु बम के नाम से भी जाना जाता है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली या परमाणु बम के नाम से भी जाना जाता है। इसका ये कार्य भी होता है, ये निषेचन में सहायता करता है। निषेचन में सहायक होता है। तो ये क्या हो गया, लाइसोसोम हो गया, जो अवशिष्ट पदार्थों को घोल कर क्या करता है, नष्ट करता है, स्वयं की कोशिकाओं का भक्षण करता है, इसलिए इसे आत्मघाती थैली या परमाणु बम के नाम से जाना जाता है। निषेचन में क्या करता है, ये सहायक होता है। निषेचन में क्या होता है, ये सहायक होता है। एक बात हम बताएं, जो लाइसोसोम की खोज हुई थी, लाइसोसोम की खोज की थी डी ड्यूवे ने इसकी क्या की थी, खोज की थी। तो लाइसोसोम की खोज किसने की थी, डी ड्यूवे ने इसकी खोज की थी। एक बार इसे नोट करें, फिर आगे देखते हैं। अब देखो, बात करेंगे हम केंद्र की। किसकी बात करेंगे हम, केंद्र की। देखो ध्यान देंगे केंद्र की ओर। केंद्र, देखो जो केंद्र था उसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी क्या की थी, खोज की थी। आगे बात करें तो जो केंद्र होता है इसमें आनुवांशिक पदार्थ उपस्थित होते हैं। आनुवांशिक पदार्थ उपस्थित होते हैं। केंद्र की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने, आनुवांशिक पदार्थ उपस्थित होते हैं। देखो आनुवांशिक पदार्थ कौन कौन से होते हैं मैं बता दूं आपको। एक तो होता है आरएनए, एक होता है डीएनए। एक तो होता है आरएनए, एक होता है डीएनए। देखो आरएनए तो क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म देख लेंगे, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। इसकी फुल फॉर्म होती है डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। आनुवांशिक पदार्थ होते हैं दोनों। अब ये भी बता दूं कि जो आरएनए होता है वो पादपों का आनुवांशिक पदार्थ होता है। तो पादपों का आनुवांशिक पदार्थ आरएनए और जंतुओं का आनुवांशिक पदार्थ होता है डीएनए। तो ध्यान देंगे, केंद्र की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। इसके अंदर आनुवांशिक पदार्थ उपस्थित होते हैं जो आरएनए और डीएनए होते हैं। आरएनए पादपों का आनुवांशिक पदार्थ होता है, डीएनए जंतुओं का आनुवांशिक पदार्थ होता है। केंद्र की बात कर रहे थे, तो जो केंद्रक होता है इसे कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, केंद्रक को। कोशिका का कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है केंद्रक को। किसे कहा जाता है, केंद्रक को कहा जाता है। एक बात और बता दूं, जो केंद्रक होता है वो जैविक क्रियाओं का क्या करता है, नियंत्रण करता है। जैविक क्रियाओं पर क्या करता है, नियंत्रण करता है। जैविक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। तो
हम बात करें केंद्र की, रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज कर दी थी। केंद्र के अंदर आनुवंशिक पदार्थ उपस्थित होते हैं, एक तो आरएनए और डीएनए। आरएनए का राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। आरएनए होता है वो पादपों का आनुवंशिक पदार्थ होता है, डीएनए जंतुओं का आनुवंशिक पदार्थ होता है। और केंद्र को कोशिका का मस्तिष्क भी कहते हैं। जो केंद्र होता है वो जैविक क्रियाओं को नियंत्रण करता है। तो ये किसकी बात होगी? केंद्र की बात होगी। इसे एक बार नोट करें, फिर आगे देखते हैं। अब आगे बात करेंगे गोल्जी काय की। किसकी बात करेंगे? गोल्जी काय। देखो जो गोल्जी काय होता है इसकी खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने। किसने की थी? कैमिलो गोल्जी। गोल्जी काय की खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने। ध्यान देंगे जो गोल्जी काय होता है, पादपों में गोल्जी काय की जो परत होती है, पादपों में गोल्जी काय की परत को बोलते हैं हम डिप्टीशोम। क्या बोला जाता है? डिप्टीशोम। ध्यान देंगे पादपों में इसकी परत को बोलते हैं डिप्टीशोम, डिप्टीशोम। और जंतुओं में इसकी परत को, जंतुओं में इसकी परत को बोलते हैं एप्टीशोम, एप्टीशोम। ध्यान देंगे गोल्जी काय की खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने। पादपों में गोल्जी काय की परत को बोलते हैं डिप्टीशोम, जंतुओं में गोल्जी काय की परत को बोलते हैं एप्टीशोम। डिप्टीशोम का आकार क्या होता है? आकार छोटा होता है। क्या होता है? छोटा। और इसका आकार क्या होता है? बड़ा होता है। क्या होता है भाई? बड़ा। तो ये गोल्जी काय की बात हो गई। गोल्जी काय को कहते हैं कैमिलो। गोल्जी काय की खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने। पादपों में गोल्जी काय की परत को डिप्टीशोम कहा जाता है, जंतुओं में गोल्जी काय की परत को एप्टीशोम कहा जाता है। डिप्टीशोम का आकार छोटा होता है, एप्टीशोम का आकार बड़ा होता है। एक बार इसे भी नोट करें। अगला आता है राइबोसोम। राइबोसोम। देखो जो राइबोसोम होता है इसकी खोज की थी पैलेंडे ने। पैलेंडे ने इसकी क्या की थी? खोज की थी। तो राइबोसोम की खोज की थी पैलेंडे ने, इसकी खोज की थी। ध्यान देंगे जो राइबोसोम होता है इसे बोला जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री। प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री। प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है राइबोसोम को। यह इसका दूसरा नाम होता है कोशिका, कोशिका का इंजन, कोशिका का इंजन। कोशिका का इंजन भी किसे कहा जाता है? राइबोसोम को ही कहा जाता है। अगली बात करें तो जो राइबोसोम होता है वो दोनों प्रकार की कोशिका यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं में यूकैरियोटिक कोशिकाएं दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। राइबोसोम को खोज की थी पैलेंडे ने। प्रोटीन की फैक्ट्री से बोला जाता है, कोशिका का इंजन इसे कहा जाता है। दोनों प्रकार की कोशिका यानी प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये उपस्थित होता है 70S के रूप में।
70s के रूप में, और यूकेरियोटिक कोशिकाओं में ये उपस्थित होता है 80s के रूप में, 80s के रूप में। तो ये राइबोसोम हुआ जिसकी खोज की थी पैलेंडे ने। इसे बोला जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री, या बोला जाता है कोशिका का इंजन। प्रोकैरियोटिक एवं यूकेरियोटिक कोशिका दोनों में उपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70s के रूप में पाया जाता है, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में 80s के रूप में पाया जाता है। तो ये आज का कोशिका का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। कोशिका का संपूर्ण चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आशा करता हूं कि आपको कोशिका का पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। इसमें जो भी कमी आपको लगी तो कमेंट करके बताएंगे कि आपको क्या कमी लगी। धन्यवाद।